लास्ट वीडियो के अंदर जो है अपन लोगों ने मैट के अंदर हमने देखा था कि नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट जो होता है मैट वाला, उसके अंदर आपने कुछ एक आइटम ऐड करे थे। मैंने आपको लिखवाया था सबसे पहले द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेड और पेबल एंड प्रोविजन देयर ऑफ। दूसरा लिखवाया था अमाउंट कैरिड टू एनी रिजर्व बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। थर्ड लिखवाया था अमाउंट और अमाउंट सेट असाइड टू प्रोविजन मेड फॉर मीटिंग लाइबिलिटीज other than ascertain liabilities. Fourth point लिखवाया था amount by way of provision for losses of subsidiary companies. Fifth point लिखवाया था amount और amount of dividend paid or proposed. Sixth point लिखवाया था amount और amount of expenditure relatable to any income to this section 10 other than section 1038 or section 11 or section 12 apply. Okay, ये पॉइंट्स लिखवाए थे। और अच्छा, ये वाला 6 वाला पॉइंट है, इसके अंदर ये बोल रहा है अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर रिलेटेबल टू एनी इनकम। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि जितने भी एक्सपेंडिचर हैं वो तो आपके ऐड होते हैं और इनकम जो है आपकी लेस होती है। और ये कब होते हैं, ये एक्सपेंडिचर कब होते हैं ऐड, अगर आपने ये खर्चे जो है पी एंड एल में डेबिट कर दिए थे तो आपके ये ऐड होते हैं। मतलब आपने पी एंड एल के अंदर इनकम तो जो है वो इनकम क्रेडिट साइड में लिखी थी, एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में लिखे थे। तो ये खर्चे अगर आपने डेबिट साइड में लिखे हैं एक्सपेंडिचर वाले, एक्सपेंडिचर रिलेटेबल टू एग्जाम्प्ट इनकम सेक्शन 10 की इनकम एग्रीकल्चर वाली, एक्सेप्ट सेक्शन 1038, ठीक है। 1038 वाले को ऐड नहीं करना, 1038 की इनकम के जो खर्चे हैं उनको ऐड नहीं करना, क्योंकि उसकी जो इनकम है वो भी हम माइनस नहीं करेंगे। तो इनकम माइनस नहीं करेंगे तो खर्चे क्यों ऐड करेंगे, ठीक है। सेक्शन 11 और 12 इसके भी जो है आपके खर्चे जो है आपको ऐड करने हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको पॉइंट बताया था डेप्रिसिएशन वाला। डेप्रिसिएशन वाला जो पॉइंट है वो मैंने शायद आपको 7th पॉइंट लिखवाया, उसका आप नंबर कर लीजिए 10th पॉइंट, 10 नंबर डाल लीजिए उसके ऊपर, क्योंकि बीच में 3 अमेंडमेंट्स आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वो मैं भी आपको बताऊंगा। फाइनेंस एक्ट 2015 से वो अमेंडमेंट्स लागू हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था अमाउंट ऑफ डेफर्ड टैक्स एंड प्रोविजन देयर ऑफ, इसको आप कर लीजिए पॉइंट नंबर 11। और अब ये जो 3 पॉइंट आपकी स्क्रीन पे लिखे हुए हैं ये आप जो है नोट कर लीजिए, 7, 8 और 9, ये आप वीडियो पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। फिर एक एक पॉइंट जो है वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। कर लिए नोट, 7, 8, 9, 10, 11 आपको हो ही गया था। 2 पॉइंट और हैं वो लिख लीजिए एक बार। उसके बाद जो है मैं आपको वो पॉइंट्स भी जो है सारे 5 पॉइंट जो एडिशन के बच गए आपको वो सारे एक साथ समझा दूंगा। पॉइंट नंबर है आपका 11 तक हो गए थे। पॉइंट नंबर 12 लिखिए, अमाउंट और अमाउंट्स set aside as provision for diminution in the value of assets। अमाउंट और अमाउंट सेट असाइड एज प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन वैल्यू ऑफ असेट्स, असेट की वैल्यू में डिक्रीज हो रहा है। ये अमाउंट हम ऐड कब करेंगे, these amounts will be added to book profits
या आप इसको लिखिए विल बी एडेड while computing book profit। ये कौन कौन से अमाउंट हैं? पहला आपका है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, क्यों ये क्यों ऐड किया? बिकॉज इट अमाउंट्स टू प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। असेट की वैल्यू कम हो रही है, डाउटफुल डेट हो रहे हैं, तो मेनली डेटर्स जो आपके कम हो रहे हैं, बैड एंड डाउटफुल डेट हो रहे हैं, तो ठीक है। दूसरा आपका असेट कम कौन सा हो रहा है? दूसरा आप लिखिए प्रोविजन फॉर डिम्यूनिशन, प्रोविजन फॉर डिम्यूनिशन इन वैल्यू ऑफ any investment or asset as per AS 13 AS 28। ठीक है, एक तो हो गया आपका डाउटफुल डेट्स में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डेटर की वैल्यू कम हो गई। दूसरा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर कम हो रही है। लास्ट पॉइंट एडिशन का लिखिए 13 पॉइंट। आई होप आपने 7, 8, 9 पॉइंट लिख लिए हैं, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। ये पॉइंट तो आपको समझ आ गया, डाउटफुल डेट्स वाला। 13 पॉइंट लिखिए, पहले मैं आपको 12 और 13 समझाता हूँ, बाकी वो तीनों फिर मैं आपको समझा दूंगा। ये लिखिए अमाउंट स्टैंडिंग इन revaluation reserve, amount standing in revaluation reserve relating to revalued assets on the retirement or disposal of such assets, if any such amount is not credited to P&L account। Amount standing in revaluation reserve relating to revalued assets on retirement or disposal of such assets if any such amount is not credited to P&L account। ये नोट कर लिया आपने, तो मैं आपको ही समझाता हूँ। ये आपका इंसर्ट हुआ था, इंसर्टेड बाय फाइनेंस एक्ट 2012। इस पॉइंट का हम एनालिसिस करते हैं, क्या बोल रहा है ये पॉइंट, आपको समझ नहीं आया होगा ऐसे। होता क्या था, ये प्रोविजन जब आया उसके पहले कंपनी जो है कुछ टैक्स प्लानिंग करती थी, अपना प्रॉफिट मिनिमाइज करने के लिए। उस टैक्स प्लानिंग को नलीफाई करने के लिए प्रोविजन लाया गया। होता क्या था, पहले मान लीजिए कंपनी है, उसने कुछ असेट सेल किए जिसकी एक्चुअल कॉस्ट है 100 लाख रुपए। ए लिमिटेड है, 100 लाख के असेट थे,
कॉस्ट थी 100 लाख में खरीदे थे, इन असेट्स को कंपनी ने 31/3/16 को जो ईयर खत्म हुआ है, ड्यूरिंग दिस ईयर सेल करे, मान लो 2000 लाख के अंदर जो है ये एसेट इसने सेल कर रहा है, ठीक है, मान लो 2000 लाख में सेल की। तो अब जब इस कंपनी ने एसेट सेल करे 2000 लाख में, तो कंपनी क्या एंट्री पास करेगी? बैंक अकाउंट डेबिट 2000 लाख टू असेट 100 लाख टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट 1900 लाख। 1900 लाख का प्रॉफिट हो गया। इस 1900 लाख पर कंपनी को मैट पे करना पड़ेगा। पर कंपनी क्या होशियारी करती थी? कंपनी ये करती थी कि जब 31/3/16 को मान लो उसने असेट बेचे, जब उसको असेट सेल करने थे उससे पहले उसने क्या किया? एक एंट्री पास करी, असेट को रिवैल्यू कर दिया, रिवैल्यूएशन कर दिया असेट का, रिवैल्यूएशन कर दिया असेट का, एक एंट्री पास करी असेट टू रिवैल्यूएशन। इस असेट्स को उसने रिवैल्यू कर दिया 1890 लाख से, उनकी वैल्यू बढ़ा दी 1890 लाख से, ठीक है। तो ये एंट्री पास करने से क्या हो गया? मतलब असेट्स की वैल्यू बढ़ गई, रिवैल्यू कर दिया उसको। अब जब कंपनी एंट्री पास करेगी, तो वो क्या एंट्री पास करेगी? इस केस में, दूसरे केस में जब उसने रिवैल्यूएशन की एंट्री पास कर दी है, तो क्या एंट्री पास करेगी? बैंक टू असेट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स। कितना बैंक 2000, असेट कितना आएगा यहाँ पर? 1990, क्योंकि 100 लाख का था कॉस्ट, 1890 से रिवैल्यू हो गया है, तो 1990 का हो गया। प्रॉफिट केवल बचेगा आपका 10 लाख, ठीक है। साथ में इसके ये असेट टू रिवैल्यूएशन के बाद एक एंट्री और करी होगी कंपनी ने, रिवैल्यूएशन रिजर्व टू जनरल रिजर्व। रिवैल्यूएशन रिजर्व को ट्रांसफर करने की एंट्री 1890 लाख से। तो कंपनी ने ये होशियारी करी कि असेट्स को रिवैल्यू कर लिया, तो उसको प्रॉफिट जो है केवल 10 लाख का हुआ। तो इसको हटाने के लिए, इसको नलीफाई करने के लिए, इस टैक्स प्लानिंग को कर्व करने के लिए बोला गया कि रिवैल्यूएशन रिजर्व में जो आपका अमाउंट है ना, जो अमाउंट स्टैंडिंग ऑन रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है आपका, वो भी जो है आपके प्रॉफिट में ऐड कर दिया जाएगा। बोला आप कर लो, रिवैल्यूएशन कर लो, पर आपके रिवैल्यूएशन रिजर्व में रिवैल्यूएशन के रिगार्डिंग जो अमाउंट है उसको अब जो है ऐड कर दिया जाएगा प्रॉफिट में। इससे ये जो प्रैक्टिस है ये कर्व हुई, ये प्रैक्टिस अब खत्म हो रही है। इस कारण से जो आप बेमतलब का रिवैल्यूएशन करते थे, ठीक है, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर अमाउंट जो स्टैंडिंग है वो भी प्रॉफिट के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। ओके, भले वैल्यू बढ़ी है, रिवैल्यू करो, मगर एक रीजनेबल तो रिवैल्यू करो। आपने गलत रिवैल्यू किया है तो प्रॉफिट बचाने के लिए तो कैसे फिर होगा। चलिए पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 8 और पॉइंट नंबर 9 हम तीनों एक एक बार देखते हैं। पॉइंट नंबर 7 बोल रहा है द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर रिलेटेबल टू इनकम बीइंग शेयर ऑफ असेसी इन द इनकम ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स ऑन विच नो इनकम टैक्स इज पेबल। ये आप एक बार पढ़ो 7 पॉइंट। आपको नहीं समझ आया, मैं बताता हूं क्या बोल रहा है ये।
सेकंड पॉइंट जो आपका है ये बोल रहा है कि होता क्या है, अगर कोई कंपनी एओपी की मेंबर है, इफ अ कंपनी इज मेंबर, चाहो तो आप नोट करना है, कंपनी इज मेंबर ऑफ एओपी, तो उस केस में जो एओपी है वो टैक्स पे करती है एट द रेट ऑफ एमएमआर, मैक्सिमम मार्जिनल रेट। एओपी पे टैक्स लग जाता है, एओपी बीओआई पे टैक्स लग जाता है मैक्सिमम मार्जिनल रेट से। तो ये हमें बोल रहा है कि अगर एओपी बीओआई ऑलरेडी मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स पे कर चुकी है, तो क्या ये सही है कि मेंबर ऑफ एओपी से वापस से टैक्स वसूला जाए? तो ये जो प्रोविजन है, पहले ये प्रोविजन नहीं था, तो क्या होता था कि एओपी बीओआई तो टैक्स पे कर ही रही है एमएमआर से, मेंबर ऑफ एओपी के ऊपर भी बटन डाला जाता था कि आप भी टैक्स करो उसके। अब ये प्रोविजन पहले इनकम टैक्स में तो नहीं, मतलब इनकम टैक्स में तो हमें इसकी छूट मिल जाती थी, बट मैट में नहीं मिलती थी। तो गवर्नमेंट जो है इस साल मैट में भी लाई, बोली हम भूल गए थे, मेंबर ऑफ एओपी को जो है हम छूट देंगे, अगर कंपनी ने एमएमआर से टैक्स पे किया तो मेंबर को देने की जरूरत नहीं है टैक्स। पढ़ी क्या बोल रहा, द अमाउंट और अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर रिलेटेबल टू इनकम, मतलब इनकम हुई है, अभी माइनस वाला जो पॉइंट पढ़ेंगे ना हम, सब्ट्रैक्शन क्या क्या करना है, उसके अंदर जो इनकम है वो हम घटाएंगे, वो वाली इनकम जो कंपनी, जो मेंबर था ना, मेंबर जो था, ये जो इनकम है जिसपे एमएमआर पे किया, इस इनकम में से उस कंपनी का कुछ हिस्सा है, मान लो 10% शेयर है कंपनी का, 10% जो है मान लो कंपनी को मिल रहा है, 10% कंपनी उसके अंदर एओपी के अंदर होल्ड करती है, तो 10% जो है कंपनी को मिलेगा, कंपनी एक मेंबर है ना, तो 10% उसको मिलेगा। तो इस 10% के ऊपर जो है कंपनी को क्या वापस से पे करना पड़ेगा टैक्स। तो ये बोलते हैं ये जो 10% की इनकम है, मान लो 10 लाख की टोटल इनकम थी, इसमें से कंपनी को मिली 1 लाख उसका शेयर, तो ये 1 लाख रुपए अगर आपने प्रॉफिट के अंदर दिखाया है, क्रेडिट के अंदर साइड में क्रेडिट किया है अगर इसको, इसके ऊपर, तो इसको आप अब माइनस कर दो, इस 1 लाख को आप माइनस कर दो, और इससे जुड़े हुए जो खर्चे हैं, इस इनकम से जुड़े हुए जो खर्चे हैं वो यहां पर आप ऐड कर दो। द अमाउंट और अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर रिलेटेबल टू इनकम बीइंग शेयर ऑफ असेसी इन द इनकम ऑफ एन एओपी और बीओआई ऑन विच नो इनकम टैक्स इज पेबल इन अकॉर्डेंस, इस पर इनकम टैक्स नहीं लगता एज पर सेक्शन 86। ओके, तो देखिए खर्चे ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि मान लो कि आपकी इनकम थी 1 लाख की, इस पर आपने एक्सपेंडिचर इनकर किए 20,000 के, तो इनकम आपने पूरी जो है माइनस कर दी, तो प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा, प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा, पर खर्चे जो है वो छोड़ दो, तो आपका जो नेट वाला जो प्रॉफिट है 1 लाख माइनस 20,000, सब्सिक्वेंटली वो आपका जो है लेस हो जाएगा, वो वाला जो हिस्सा है 80,000 रुपए का वो माइनस होगा, खर्चे जो है वो ऐड कर दो और इनकम जो है वो माइनस कर दो। इसके बाद पॉइंट नंबर 8 बोल रहा है द अमाउंट और अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर रिलेटेबल टू इनकम accruing or arising to assessee being a foreign company, फॉरेन कंपनी को कोई इनकम हो रही है किससे, देखिए फॉरेन कंपनी को जो इनकम हो रही है वो तो आपके माइनस वाले पॉइंट्स में हम माइनस करेंगे, यहाँ पर जो खर्चे हैं उस इनकम के वो ऐड करेंगे। कौन सी इनकम के खर्चे, पहला बोल रहा है द कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, कोई भी कैपिटल गेन अगर कंपनी को हो रहा है तो उसकी जो इनकम है फॉरेन कंपनी के लिए आज की तारीख में वो मैट में से कम कर दी जाती है, उसके खर्चे जो हैं वो यहाँ पर ऐड किए जाएंगे। दूसरा बोल रहा है इंटरेस्ट रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विस चार्जेबल टू टैक्स एट द रेट स्पेसिफाइड इन चैप्टर 12, तो इंटरेस्ट रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विस जो है उसकी जो इनकम है उससे रिलेटेड खर्चे। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, एक कंपनी है,
फॉरेन कंपनी, P&L अकाउंट है फॉरेन कंपनी का। इसके अंदर आपकी इनकम्स हैं कुछ, LTCG ऑन लैंड, LTCG ऑन शेयर्स, 1038 वाले यूनिट्स, LTCG एट द रेट 10%, STCG नॉर्मल वाला एट द रेट 30%, STCG आपका 15% वाला इनकम हो गया है, रॉयल्टी इनकम है 15% से। ये देखिए ये क्या बोल रहा है, 8 पॉइंट आपने यहाँ तक बी पॉइंट के नीचे वाली जो लाइन है ये पढ़िए। इफ द इनकम टैक्स पेड देयरिन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट अदर देन द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर इज एट द रेट लेस देन स्पेसिफाइड इन 115 JB1। इसका कहने का मतलब ये है कि जो इनकम आपको हो रही है LTCG या STCG या रॉयल्टी से, STCG LTCG सिक्योरिटीज पे, ये ध्यान रखिएगा और किसी पे नहीं। तो ये जो इनकम हो रही है वो अगर आपको 115 JB1 के अंदर 18.5% की रेट दे रखी है, अगर 18.5% से कम रेट से इनकम हो रही है, अगर इससे कम हो रही है तो उस इनकम को हम नहीं लेंगे। उस इनकम को अगर ले रखा है तो P&L में से हम माइनस कर देंगे, और अगर इससे ज्यादा की हो रही है तो हम ले लेंगे। तो इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा जो LTCG ऑन लैंड है ये तो वैसे ही नहीं आता, LTCG ऑन शेयर्स 1038 वाला ये आ जाएगा आपका, LTCG 1038 वाला भी जो है यहाँ पर आ जाएगा, इसकी भी छूट मिल जाएगी। इनकम टैक्स के अंदर 1030 यहाँ पर जो है फॉरेन कंपनी को 1038 वाली भी छूट है वो मिल जाएगी। इंडियन कंपनी के केस में हमने देखा था कि सेक्शन 10, 11, 12 के इनकम को हम माइनस करे थे एक्सक्लूडिंग 1038 और 10AA। इंडियन कंपनी के लिए वो टैक्सेबल हो रही थी, पर फॉरेन कंपनी के लिए ये भी हम माइनस कर देंगे। रेट का ध्यान रखना है, अगर जहां पर भी आपकी 18.5 से कम है तो उसको हम माइनस कर देंगे। यहाँ पर 18.5 से कम है तो उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है शेयर्स 20%, इसको आप माइनस नहीं करोगे, इसको आप माइनस नहीं कर सकते। 10% वाले 10% रेट से LTCG हो रहा है तो इसको आप माइनस कर दोगे, इसको माइनस नहीं करोगे, 30% है, इसको माइनस कर दोगे, इसको माइनस कर दोगे। रेट देख लो 15% जो कि 18.5 से कम है, 15% 18.5 से कम है। कॉरस्पॉन्डिंगली इनके जो खर्चे हैं जो यहाँ पर माइनस की गई है इनकम, इनके जो खर्चे हैं ये खर्चे जो हैं ऐड कर दिए जाएंगे। तो यही बोल रहा है, ये पॉइंट आप अब एक बार और पढ़ो, अब समझ आ जाएगा। ऊपर का तो समझ आएगी आपको, A और B पॉइंट। तो if the income tax payable thereon in accordance with the provisions of this act other than the provisions of this chapter is at the rate less than specified in 115 JB1। यहाँ पर इनकम टैक्स की रेट दे रखी है 10 पर, यहाँ पर 20 थी, यहाँ पर 10 थी, यहाँ पर 30 थी, या 15, इनको कंपेयर कर लो, ठीक है। अगला पॉइंट, द अमाउंट रिप्रेजेंटिंग ए notional loss on transfer of capital asset being share of a special purpose vehicle to a business trust in exchange of units allotted by trust referred to in section 47 subsection 17, or the amount representing notional loss resulting from any change in carrying amount of said units, or the amount of loss on transfer of units referred to in section 47 17। और ये आपको समझ नहीं आया होगा, एक बार और पढ़ लीजिए। अगर समझ आया तो आप बहुत होशियार है, मतलब थोड़ा सा ये टेक्निकल पॉइंट है, इसलिए जनरली आपको नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है।
अफसोस करने वाली कोई बात नहीं, आप एक बार रीड कर लीजिए वापस से पॉइंट। चलिए मैं आपको समझाता हूँ ये पॉइंट क्या बोल रहा है। मान लीजिए मिस्टर एक्स करके हैं एक पर्सन, मिस्टर एक्स है, इंजीनियर है ये, इनकी जो है बड़े खुश हैं, इनकी नई नई शादी हुई है अभी। मिसेस एक्स से, मतलब अब जो मिसेस एक्स बन गई, एक साल हुआ इन लोगों की शादी को, 1 ईयर। मिस्टर एक्स हैं इंजीनियर, 2 साल से ये जो है जॉब कर रहे हैं, 2 ईयर इनको जॉब करते हुए हो गए हैं, ठीक है। मिसेस एक्स भी जॉब कर रही हैं, शादी के बाद से जॉब कर रही है, 1 ईयर इनकी जॉब को हो गया है, ओके। शादी के पहले भी नहीं कर रही थी, शादी के बाद 1 साल इनको हो गया है, ठीक है। अब वो कह रहा है मिस्टर एक्स जो है इंजीनियर है दिल्ली के अंदर, इनकी सैलरी है मान लीजिए 40,000 पर महीना। मिसेस एक्स जो है ये भी जॉब कर रही है कहीं पर, इनकी सैलरी है 25,000 रुपये पर महीना, ठीक है। जस्ट एन एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अब क्या होता है, मिस्टर एक्स की सैलरी है 40,000, मिसेज एक्स की 25,000, टोटल सैलरी महीने में इनकी कितनी आती है घर में, 65,000। इसमें से थोड़ा बहुत कटा जाता है, मान लो दोनों का मिलाकर 10,000 रुपये कटता है, इन हैंड सैलरी आती है 55,000 रुपये, ठीक है। 55,000 में से ये लोग खर्च कर देते हैं पूरे महीने में मिलाकर 45,000 रुपये इनका खर्च हो जाता है, सारे बिल्स भरते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, किराया देते हैं 15,000 रुपये, 15,000 रुपये रेंट देते हैं, दिल्ली में एक मकान में रहते हैं, मिस्टर वाई के मकान में रहते हैं, 15,000 किराया देते हैं, बाकी 30,000 तो खर्चा और हो ही जाता है, टोटल 45,000 खर्चा हो जाता है। सेविंग करते हैं 10,000 रुपये की सेविंग। तो मिस्टर एक्स जो है और मिसेस एक्स जो है 10,000 रुपये पर महीने की सेविंग कर रहे थे हर साल शादी के बाद से, 1,20,000 रुपये की इन्होंने टोटल सेविंग करी। प्लस मिस्टर एक्स जो थे शादी के पहले भी जब ये 40,000 रुपये कमा रहे थे तो 15,000 इसमें से सेव कर लेते थे हर महीने, उन्हें पता था मुझे शादी होगी तो मुझे आगे जरूरत पड़ेगी, 15,000 सेव कर रहे थे मिस्टर एक्स, मान लीजिए कर रहे थे। तो एक साल 15,000 इन्होंने हर साल सेव किया, 15,000 इंटू 12, 15,000 इंटू 12, 1,80,000 इन्होंने पहले और सेव करके रखा था, प्लस 1,20,000 शादी के बाद सेव किया, टोटल हो गया 3 लाख। प्लस मान लीजिए इनको शादी के अंदर जो है 2 लाख रुपए और मिले अपने पेरेंट्स की तरफ से, और 2 लाख रुपए इनकी सेविंग और है, टोटल 5 लाख रुपए की सेविंग है। मिस्टर एक्स एंड मिसेज एक्स अब चाह रहे हैं कि किराए के मकान में रहना बहुत हो गया, बहुत हम कब तक किराए के मकान में रहेंगे, अब हमें खुद का मकान लेना है, ओके। खुद का मकान लेना है और 15,000 हम रेंट दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा है, रेगुलर एक्सपेंस है हमारा, अब हमको घर लेना है, घर लेना है। मिस्टर एक्स एंड मिसेज एक्स जो है दिल्ली गए, दिल्ली भ्रमण पे गए फ्लैट लेने, 2 BHK का फ्लैट चाहिए इनको, क्योंकि आने वाले टाइम में जो है
नया मेंबर फैमिली के अंदर आने वाला है, ठीक है। तो जूनियर एक्स आएगा या आएगी। तो अब जो है वो 2 BHK का उनको मिनिमम चाहिए घर। पूरा दिल्ली उन्होंने घूम लिया, जो उनको ठीक ठाक लोकेशंस लगती थी वो सारी लोकेशन देख ली। 50 से 60 लाख की रेंज थी 2 BHK के फ्लैट्स की, इससे कम वैसे भी नहीं होती दिल्ली में। ठीक ठाक फ्लैट 2 BHK का 50 से 60 लाख। सेविंग कितनी है? 5 लाख। घर लेना चाह रहे हैं, घर नहीं ले सकते, मन महसूस लिया, सैड हो गए मिस्टर एक्स, ठीक है, मिसेस एक्स भी सैड हो गए। इन्हें पता चला एक स्कीम आई है बिजनेस ट्रस्ट की। इस स्कीम के अंदर क्या होता है, इस स्कीम के अंदर क्या होता है, कुछ कंपनीज है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, जैसे मान लीजिए कंपनी है DLF, बहुत बड़ी कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी। ये कंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या करती हैं, ये बिजनेस ट्रस्ट सेटअप करती हैं। ये बिजनेस ट्रस्ट सेटअप करती हैं कि जो होता क्या है, बिजनेस ट्रस्ट जो है ना, आम आदमी को घर खरीदने में मदद करती हैं एक तरह से। ये बिजनेस ट्रस्ट घर खरीदने में मदद करती है। आम आदमी जो है घर नहीं खरीद सकता, आम आदमी के लिए जो कॉन्सेप्ट है ये बिजनेस ट्रस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बिजनेस ट्रस्ट दो तरह की होती हैं। एक होती है REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। दूसरा होती है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, REIT एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये बिजनेस ट्रस्ट क्या करती हैं, ये बिजनेस ट्रस्ट क्या करती हैं, ये मिस्टर एक्स मिसेस एक्स जैसे लोग हैं उनसे पैसा लेती हैं। उन लोगों को पैसा लेकर जो है यूनिट्स देती हैं पैसा लेके, और उनका जो पैसा है वो रियल एस्टेट में लगा देती है, वहां पर इन्वेस्ट कर देती है। फिर जो ट्रस्ट को इनकम होती है वो जो यूनिट्स लेते हैं उनके लिए भी जो है उनको डिविडेंड मिलता है, साथ में उनकी जो है वैल्यू जो है उनकी इंक्रीज हो जाती है, एप्रिसिएशन हो जाता है उनकी इन्वेस्टमेंट्स में, ठीक है। अच्छा, ये जो बिजनेस ट्रस्ट है यूनिट्स इशू करती हैं मिनिमम अमाउंट 2 लाख से। कितने से? 2 लाख से। तो एक लोअर क्लास तो इसमें भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता, बट जो मिडिल क्लास है वो इसमें कर सकता है। 2 लाख की यूनिट्स मिनिमम आप ले सकते हैं। मिस्टर एक्स और मिसेस एक्स ने यहाँ पर अपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, या 5 लाख या 4 लाख जितने भी, ठीक है। होता क्या है, ये जो DLF कंपनी है ना, मान लो ये DLF कंपनी है, ये ऐसे मिडिल क्लास के लोगों के लिए बहुत सारे फ्लैट बना रही है, 25,000 फ्लैट कंस्ट्रक्ट कर रही है। अब क्या होता है, ये जो 25,000 फ्लैट कंस्ट्रक्ट कर रही हैं, ये इस पर्पस के लिए जो है स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाती है, स्पेशल पर्पस व्हीकल। इनको पैसा चाहिए 25,000 फ्लैट बनाने के लिए, तो ये पैसा या तो मार्केट से ले सकती हैं, रेट ज्यादा पड़ेगी, बैंक से मार्केट से लेंगी तो ये क्या करती हैं, एक तो इनका पर्पस सॉल्व हो जाता है, साथ में जो छोटे छोटे आम आदमी है उनका पर्पस सॉल्व हो जाता है घर लेने का। एक ये स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाती हैं जो कि एक कंपनी ही होती है, इट इज ऑल्सो अ कंपनी। और ये कंपनी बनाई जाती है जब तक आपके 25,000 फ्लैट कंस्ट्रक्ट नहीं हो जाते। पूरे इंडिया में मान लो 25,000 फ्लैट कंस्ट्रक्ट करने हैं, ये 25,000 फ्लैट कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाता है, बाद में ये खत्म हो जाता है। कंपनी जो है, ये कंपनी जो DLF है ये बनाती है, साथ में ये स्पॉन्सर करती है
बिजनेस ट्रस्ट को। बिजनेस ट्रस्ट भी जो है इसी की देन है कंपनी की, ठीक है। कंपनी क्या करती है, स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है इसके शेयर्स इश्यू होते हैं, इस स्पेशल पर्पस व्हीकल के जो है शेयर्स इश्यू होते हैं। ये शेयर्स जो है ये कंपनी दे देती है बिजनेस ट्रस्ट को, ये शेयर्स जो हैं दे देती है बिजनेस ट्रस्ट को। बदले में बिजनेस ट्रस्ट से ले लेती है यूनिट्स, यूनिट्स ले लेती है। तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है, ये जो ट्रांसफर हो रहा है यूनिट्स और शेयर्स का, इसको आपके कैपिटल गेन के सेक्शन 47-17 के अंदर टैक्स फ्री किया। टैक्स फ्री है ये कैपिटल गेन, अगर आपने पढ़ा है तो कैपिटल गेन चैप्टर, ये है टैक्स फ्री, ठीक है। ठीक है, अब होता क्या है, अब इसमें होता क्या, मैं एक एग्जांपल लेकर आपको बताऊंगा। होता क्या है, एक एग्जांपल है। मान लो डीएलएफ के पास जो है 2000 शेयर्स हैं एसपीवी के, एग्जांपल है केवल, 2000 शेयर्स हैं एसपीवी के, इनकी कॉस्ट है 10,000 रुपए। 13/8/15 को जो है ये क्या करती है, बिजनेस ट्रस्ट के पास 5000 यूनिट्स हैं, इन 5000 यूनिट्स के बदले जो है शेयर एक्सचेंज कर लेती है, इन 5000 यूनिट्स के बदले शेयर एक्सचेंज कर लेती है, ठीक है। अब ये जो 5000 यूनिट्स हैं, इसकी क्या रिकॉर्ड करने के लिए कंपनी इनकी वैल्यू क्या लेगी, तो वो देखेगी कि इन 5000 यूनिट्स की क्या फेयर मार्केट वैल्यू चल रही है। मान लो इनकी फेयर मार्केट वैल्यू चल रही है 16,000 रुपए, 10,000 की कॉस्ट के शेयर्स दिए, 16,000 की एफएमवी के यूनिट्स लिए। अब ये जो 6,000 का प्रॉफिट हुआ कंपनी को, ये जो 6,000 का प्रॉफिट हुआ, क्या ये रियल प्रॉफिट है? ना जी ना, ये है नोशनल प्रॉफिट, ये है नोशनल प्रॉफिट। तो ये नोशनल प्रॉफिट अगर आपके पीएनएल के क्रेडिट में था, पीएनएल में क्रेडिट था, तो इसको आप माइनस कर लो, ये नोशनल इनकम हुई आपकी, ओके। सपोज करिए ये जो एक तो आपको जो नोशनल प्रॉफिट था इसको बुक प्रॉफिट में से माइनस करना है, बिकॉज दिस इज नॉट रियल प्रॉफिट। मान लीजिए 31/3/16 जब ईयर खत्म हुआ, उस टाइम आपने वापस से आपने वैल्यू किया, रिवैल्यूएशन किया इनका यूनिट्स का, ये यूनिट्स हो गई 21,000 रुपए की, 16 की थी 21 की हो गई, 5,000 का और आपको नोशनल प्रॉफिट हो गया। ये नोशनल प्रॉफिट भी आपने पीएनएल में अगर क्रेडिट है तो इसको भी माइनस कर लो, इसे भी मैट के लिए माइनस कर लो। अब मान लो 31/3/17 को ये यूनिट्स आप सेल कर रहे हैं, ये यूनिट जो थी अभी आप इनको सेल कर रहे हैं, तब फेयर मार्केट वैल्यू हो गई कंपनी की, नहीं मान लीजिए अभी सेल नहीं कर रहे, 31/3/17 को आपने वैल्यू किया एफएमवी, इसकी आई 19,000, 21,000 थी 31/3/16 को, 31/3/17 को हो गई 19,000, 2,000 का रिडक्शन आ गया, 2,000 का रिडक्शन आ गया। ये आपका हो जाएगा नोशनल लॉस। क्या हो जाएगा? नोशनल लॉस। इस नोशनल लॉस को आप जो है ऐड कर लो, इसको आप ऐड कर लो, इस नोशनल लॉस को जो है आप ऐड कर लो, जो नोशनल प्रॉफिट है उसको माइनस कर लो, ये नोशनल लॉस डेबिट में आता है ना पीएनएल के, तो इसे आप ऐड कर लो। तो ना तो आपको नेट प्रॉफिट कंसीडर करना है, मतलब ना तो आपको नोशनल प्रॉफिट कंसीडर करना है, ना नोशनल लॉस कंसीडर करना है। अब मान लीजिए
ये जो यूनिट्स हैं, इन यूनिट्स को आप सेल कर देते हैं सब्सिक्वेंटली अगले साल। 25,000 के अंदर आप सेल कर देते हैं। 19,000 की थी 31/3 को, 25,000 में आपने सेल कर दिया, तो आपको 6,000 का और प्रॉफिट हो गया। ये 6,000 का भी जो प्रॉफिट है ना P&L में अगर क्रेडिट है, इसको भी माइनस कर लो, इसको भी माइनस कर लो, सारे प्रॉफिट माइनस कर लो, सारे प्रॉफिट माइनस कर लो। केवल अब कंपनी जो है एक्चुअली में एंट्री करेगी कितने से, कंपनी जो है कितने से एंट्री करेगी, एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी शेयर्स की 10,000, यूनिट्स कितने में सेल करी 25,000, प्रॉफिट हुआ, एक्चुअल प्रॉफिट हुआ 15,000 का। इस एक्चुअल प्रॉफिट को जो है आप क्रेडिट करोगे P&L में, बाकी का जितना भी नोशनल लॉस, नोशनल प्रॉफिट जो भी है सब कुछ हटा दो, ठीक है। इस तरह से वर्किंग होती है। बाकी इनकम में जब हम माइनस वाले पॉइंट्स पढ़ेंगे तो इनकम के अंदर और देखेंगे। एक बार आप यहाँ जो है एक्सपेंडिचर वाला है 9 पॉइंट पढ़ो, अमाउंट रिप्रेजेंटिंग नोशनल लॉस। नोशनल लॉस ऐड होता है ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट बीइंग शेयर ऑफ ए स्पेशल पर्पस व्हीकल टू अ बिजनेस ट्रस्ट इन एक्सचेंज ऑफ यूनिट्स अलॉटेड बाय ट्रस्ट। बी बोल रहा है द अमाउंट रिप्रेजेंटिंग नोशनल लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम एनी चेंज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ सेड यूनिट्स। कैरिंग अमाउंट चेंज, सबसे पहले हमने देखा था कि कैरिंग अमाउंट चेंज हो रहा है। पहला पॉइंट बोल रहा है अगर सेल कर रहे हैं, थर्ड बोल रहा है अमाउंट ऑफ लॉस ऑन ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स, ट्रांसफर कर रहे हैं तो पहला पॉइंट बोल रहा है नोशनल लॉस ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट बीइंग शेयर ऑफ ए एसपीवी। पहले पॉइंट में जो है शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं उस पर जो लॉस। दूसरा पॉइंट बोल रहा है अमाउंट रिप्रेजेंटिंग नोशनल लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम एनी चेंज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ सेड यूनिट्स। जैसे हमने देखा था कि भाई 16,000 की थी, बाद में 21,000 की हो गई। तीसरा बोल रहा है अमाउंट ऑफ लॉस ऑन ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स, यूनिट जो है आप ट्रांसफर कर रहे हैं फाइनली, तो ये लॉस। इस तरह से एडिशन के हमारे सारे आइटम खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो हम देखेंगे कि क्या क्या आइटम जो है आपके माइनस किए जाते हैं, माइनस वाले जो है हम आइटम्स देखेंगे। आई होप ये सारे आपको समझ आए होंगे।